मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। डैनी डेंजोंगपा एक व्यापक जीवनी। डैनी डेंजोंगपा, जिनका जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम के युकसोम में शेरिंग फिंटसो डेंजोंगपा के रूप में हुआ था, भारतीय सिनेमा में एक महान हस्ती हैं, जो अपने बहुमुखी अभिनय, गायन और निर्देशन प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। सिक्किम के एक छोटे से शहर से बॉलीवुड आइकन बनने तक का उनका सफर उनके समर्पण और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है, जिसके लिए उन्हें 2003 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह सर्वेक्षण नोट उनके जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है, शुरुआती प्रभावों से लेकर उनकी स्थायी विरासत तक, जो उत्साही और विद्वानों दोनों के लिए गहन अन्वेषण सुनिश्चित करता है। डेंजोंगपा का जन्म नेपाली भाषी भूटिया परिवार में हुआ था, जिसकी घोड़ों के प्रजनन में गहरी जड़ें थी, जिसने घोड़ों और घुड़सवारी के लिए उनके शुरुआती प्यार को बढ़ावा दिया। उनकी शिक्षा नैनीताल के बिरला विद्या मंदिर से शुरू हुई, उसके बाद दार्जिलिंग के सेंट जोसेफ कॉलेज में, जहां उन्होंने 1964 में अपना कोर्सवर्क पूरा किया। शुरू में वे एक सैन्य करियर की आकांक्षा रखते थे, पश्चिम बंगाल से सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार जीतते थे और गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते थे। हालांकि जब उन्होंने सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे के लिए अर्हता प्राप्त की, तो उनका रास्ता बदल गया, लेकिन इसके बजाय उन्होंने पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII में अभिनय करने का विकल्प चुना। यह निर्णय उनकी सहपाठी जया भादुड़ी से प्रभावित था, जिन्होंने उन्हें आसान पहचान के लिए सरल नाम डैनी अपनाने का सुझाव दिया था। FTII में उनका समय महत्वपूर्ण था, जहां उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारा और जया बच्चन सहित कई लोगों से स्थायी संबंध बनाए। शुरुआती चुनौतियों में हिंदी से उनकी अपरिचितता और बॉलीवुड से अलग चेहरा शामिल था, जिसने शुरुआत में उन्हें छोटी भूमिकाओं तक सीमित कर दिया, अक्सर नौकरों के रूप में। हालांकि इन संघर्षों ने उनके लचीलेपन को आकार दिया, जिससे 1972 में धुंध में नकारात्मक भूमिका के साथ उनकी सफलता हुई, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। डेंजोंगपा का अभिनय करियर 1971 में जरूरत से शुरू हुआ, जो 1972 में रिलीज हुई। उसके बाद उन्होंने गुलजार की मेरे अपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहुमुखी प्रतिभा खलनायक और सकारात्मक दोनों भूमिकाओं में झलकती है, जिसमें 1990 में अग्निपथ में कांचा चीना, 1991 में हम में बख्तावर और 1998 में चोर मचाए शोर और चाइना गेट में सकारात्मक किरदारों के रूप में बेहतरीन अभिनय शामिल है। उर्दू पर उनकी पकड़ ने सनम बेवफा और खुदा गवाह जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को और निखारा। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने राजेश खन्ना अभिनीत फिर वही रात नामक अपनी पहली निर्देशित फिल्म बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और हिंदी सिनेमा की शीर्ष 5 हॉरर सस्पेंस फिल्मों में शुमार की गई। इसके अलावा उन्हें 1975 में शोले में गब्बर सिंह की प्रतिष्ठित भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन धर्मात्मा के साथ शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने मना कर दिया। बाद में कोई खेद व्यक्त नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि अमजद खान इस भूमिका के लिए आदर्श थे। 1997 में 7 Years in तिब्बत के साथ उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन हुआ, जहां वे ब्रैड पिट के साथ दिखाई दिए, जिसने उनकी वैश्विक अपील को प्रदर्शित किया। 5 दशकों में उन्होंने हिंदी, बंगाली, नेपाली और तमिल सिनेमा में 190 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 1994 में क्रांतिवीर और 2010 में एंथिरन में उल्लेखनीय भूमिकाएं शामिल हैं। उनके करियर में चयनात्मकता के दौर भी देखे गए, जैसा कि हाल के वर्षों में देखा गया है, जहां उन्होंने अपनी शर्तों पर भूमिकाएं चुनी। मार्च, अप्रैल और मई के गर्म महीनों के दौरान काम करने से परहेज किया। डेंजोंगपा का निजी जीवन उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व जितना ही दिलचस्प है। 1970 के दशक में वे अभिनेत्री परवीन बाबी के साथ रिश्ते में थे। 4 साल तक साथ रहने के बाद सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग हो गए।
उसके बाद भी वे दोस्त बने रहे। विभिन्न साक्षात्कारों में विस्तृत रूप से बताए गए इस रिश्ते ने उनके युवा संबंधों को उजागर किया, जिसमें परवीन ब्रेकअप के बाद भी उनसे मिलने आती रहीं, जिससे उनकी नई प्रेमिका अभिनेत्री किम के साथ कुछ तनाव पैदा हो गया। 1989 में उन्होंने सिक्किम की राजकुमारी और अंतिम चोग्याल की भतीजी गावा डेंजोंगपा से शादी की। लंबे समय तक प्रेम संबंधों के माध्यम से एक अरेंज मैरिज को प्रेम विवाह में बदल दिया। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा रिंजिंग जिसने 2021 में स्क्वाड में डेब्यू किया और बेटी पेमा जो गोपनीयता पसंद करती है। घुड़सवारी, पेंटिंग, लेखन और मूर्तिकला सहित उनके शौक उनकी कलात्मक बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हैं। नेपाली लोक संगीत और बांसुरी के लिए एक विशेष शौक के साथ अक्सर अपने जुहू घर, जोंगरीला या सिक्किम में अपने फार्म हाउस में समय बिताते हैं। भारतीय सिनेमा में डैनी डेंजोंगपा का योगदान बहुत बड़ा है, जिसके लिए उन्हें 2003 में उनकी कलात्मक उत्कृष्टता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अभिनय से परे उन्होंने व्यवसाय में कदम रखा, सिक्किम में एक सफल जैविक चाय बागान का स्वामित्व किया, स्थानीय अर्थव्यवस्था और जैविक कृषि को बढ़ावा दिया। उनके निर्देशन के काम, विशेष रूप से फिर वही रात, ने हिंदी सिनेमा की हॉरर शैली को आगे बढ़ाया, जबकि 7 Years in तिब्बत में उनकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका ने भारतीय सिनेमा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाया। पुरस्कारों में क्रमशः 1992 और 1993 में सनम बेवफा और खुदा गवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और 1992 में हम और 1997 में घातक लेथल के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नामांकन शामिल हैं। सार्वजनिक रूप से डैनी डेंजोंगपा को उनकी स्क्रीन उपस्थिति के लिए सम्मानित किया जाता है। उनके करियर को प्रभावित करने वाले न्यूनतम विवाद हैं। एक उल्लेख तब्बू द्वारा जैकी श्रॉफ के खिलाफ उनके निवास पर छेड़छाड़ के आरोप से जुड़ा है, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर फंसाया नहीं गया था। अंत में डैनी डेंजोंगपा भारतीय सिनेमा में एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं जिनकी यात्रा पारंपरिक कथानक से परे है। सिक्किम में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर बॉलीवुड के सबसे विशिष्ट और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक बनने तक उनका जीवन दृढ़ता और कलात्मक अखंडता का उदाहरण है। कई भाषाओं और शैलियों में 5 दशकों के शानदार प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने एक अनूठी जगह बनाई है, जिसका दावा बहुत कम अभिनेता कर सकते हैं। डैनी डेंजोंगपा को जो बात अलग बनाती है वह सिर्फ उनकी लंबी उम्र नहीं है, बल्कि खुद को फिर से गढ़ने की उनकी क्षमता है। स्टीरियोटाइप खलनायक की भूमिकाओं से लेकर बारीक किरदारों तक, जबकि पीढ़ियों के बीच प्रासंगिकता बनाए रखना। सिक्किम में उनके उद्यमशील उपक्रम उनकी जड़ों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जबकि सिनेमा से परे उनकी कलात्मक खोज उनकी रचनात्मक भावना की गहराई को प्रदर्शित करती है। जैसे जैसे वे अपनी आकर्षक उपस्थिति के साथ स्क्रीन पर छाते रहते हैं, डैनी डेंजोंगपा की विरासत सिर्फ उनके द्वारा निभाए गए किरदारों में ही नहीं, बल्कि इस बात में भी बनी रहती है कि उन्होंने भारतीय सिनेमा की सीमाओं को कैसे फिर से परिभाषित किया, यह साबित करते हुए कि प्रामाणिक प्रतिभा पारंपरिक अपेक्षाओं से परे होती है और समय की कसौटी पर खरी उतरती है।